सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब अच्छा चल रहा है ना। वेलकम टू द डे 6 ऑफ एनसीईआरटी लेक्चर सीरीज। आज एनसीईआरटी लेक्चर सीरीज के छठे दिन वी आर गोइंग टू सॉल्व एनसीईआरटी एग्जाम्पल लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इससे पहले डे 1 में हम सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर चुके हैं। डे 2 में इंटेक्स क्वेश्चन, डे 3 में आउट टेक्स्ट एक्सरसाइज, डे 4 में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज यानी वेरी शॉर्ट, और डे 5 में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो अपनी अपनी एनसीईआरटी निकाल लीजिए, सॉरी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर निकाल लीजिए और करना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? तो क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 1? यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन ड्राइव द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। सेकंड लॉ का इस्तेमाल करके रिलेशन एस्टैब्लिश करना है बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन, जो कि हम अच्छे से जानते हैं क्या प्रूफ करवा रहा है, वो F इक्वल टू एम में। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है? ए बुलेट ऑफ 10 ग्राम स्ट्राइक्स ए सैंडबैग एट ए स्पीड ऑफ 103 मीटर पर सेकंड एंड गेट एम्प्टीड आफ्टर ट्रेवलिंग 5 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कि एक बुलेट है 10 ग्राम की, 103 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चली और एक सैंडबैग से स्ट्राइक किया, 5 सेंटीमीटर सैंडबैग में ट्रेवल करी और रुक गई। कैलकुलेट द रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड ऑन द बुलेट। सैंड ने बुलेट पे कितनी फोर्स लगाई, पहला पार्ट। दूसरा, द टाइम टेकन बाय द बुलेट टू केम टू रेस्ट, कि कितनी देर लगी बुलेट को रेस्ट में आने पे। 5 सेंटीमीटर चल के रुक गई ना वो, तो 5 सेंटीमीटर कितनी देर में वे 5 सेंटीमीटर कवर हुए, दैट इज द क्वेश्चन। तो करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? हम सब जानते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो स्टेटमेंट तो आप खुद लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे जरा प्रूफ कर देता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक मास m है जो इनिशियल वेलोसिटी u से ट्रेवल कर रहा है, ठीक। थोड़ी देर बाद यानी t टाइम बाद उस मास m की जो फाइनल वेलोसिटी हुई वो हो गई कितनी, v। अब अगर मैं इसके इनिशियल मोमेंटम की बात करूं तो वो कितना हो गया बेटे, मास इनटू वेलोसिटी। और अगर मैं इसके फाइनल मोमेंटम की बात करूं तो वो हो गया बेटे मास इनटू वेलोसिटी। बस यहां पे फर्क है, इनिशियल वेलोसिटी आ गई इनिशियल मोमेंटम में और फाइनल वेलोसिटी आ गई फाइनल मोमेंटम में। तो क्या कहता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन? सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड। कई बार मैं पहले भी बता चुका हूं, कहीं पर भी ये रेट वर्ड लिखा आ गया तो इसका सिंपली मतलब है टाइम से डिवाइड। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। अब जरा ड्राइव करते हैं फॉर्मूला, F इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकते हो, टी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान दो, पहले मोमेंटम कितना था, m इंटू यू इनिशियल मोमेंटम, और बाद में मोमेंटम कितना हो गया, m इंटू वी। चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, तो जवाब है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो लिख दीजिए p फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम t। ओके, तो F इक्वल टू p फाइनल की वैल्यू कितनी है बेटे, m इंटू वी माइनस p इनिशियल की वैल्यू कितनी है, m इंटू यू अपॉन टी। F इक्वल टू, दोनों में m कॉमन है, कॉमन लिया, अंदर बचा v माइनस यू अपॉन टी, और F इक्वल टू m, और इस पूरे की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, a। v माइनस यू अपॉन टी किसके इक्वल होता है बेटे, a के एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है नहीं। आई थिंक क्लियर है, इतना ऐसा समझ में आ गया। तो पहले इसे लिखिए फिर आगे चलते हैं। हाँ जी बेटे, तो एक बार यहाँ देख लीजिए, एक बुलेट है जो 103 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और एक सैंडबैग से टकराई, सैंडबैग के अंदर 5 सेंटीमीटर ट्रैवल करके रुक गई। तो अब हमें इसकी क्या कैलकुलेट करनी है, फोर्स कैलकुलेट करनी है। ओके, चलिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है, एम ए। एम क्या है, मास। मास कितना दे रखा है बुलेट का, 10 ग्राम। अब हम जानते हैं कि मास अगर हमें 10 ग्राम दे रखा है और मास की ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम, तो इस ग्राम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोग्राम में। और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई की, हो गया 10 टू द पावर माइनस 2 kg। मास की वैल्यू तो निकल गई। हमारे पास क्या नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है। अब एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या क्या डेटा गिवन है, तो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 103 मीटर पर सेकंड, पहली चीज। ये जाके इसके अंदर रुक गई तो v की वैल्यू 0। कितने ट्रैवल किया, 5 सेंटीमीटर, तो s की वैल्यू कितनी होगी बेटे, 5 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन आपको निकालना है। ओके, अब हमारे पास v है, u है, a है, s है। बताओ कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। v u a s को मिला के कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है, बिल्कुल सही, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब ये सारी वैल्यूज के अंदर रख दो, a की वैल्यू निकल जाएगी। तो वैल्यू रख दो, हो गया ये आपका 2 इंटू a इंटू एस की वैल्यू दी है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इक्वल टू v स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटे, 0 का स्क्वायर माइनस u की वैल्यू 103, तो लिख दिया हमने 103 का स्क्वायर। 2 5 जा 10, तो a इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इक्वल टू, अब बेटे जो मैं बोल रहा हूँ जरा उसको ध्यान दो, 103 किसके आसपास है, 100। तो मैं 103 को केवल 100 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या,
अरे यार 103 है ना, तो इसकी अप्रॉक्सीमेशन किसके पास है? 100 के पास। 9.8 को भी तो 10 लिख देते हैं। तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए वी आर नॉट फाइंडिंग द एक्यूरेट आंसर कि बिल्कुल सही जवाब कौन सा है, वी आर फाइंडिंग अप्रॉक्सीमेट आंसर कि सही जवाब के आसपास वाला जवाब कौन सा है, टू मेक अवर कैलकुलेशन ईजियर। तो a इंटू 10 टू दी पावर कितनी हो गई? -1 इक्वल टू माइनस, अरे हो जाएगी बेटे 10 टू दी पावर 4। अब a इक्वल टू, अब 10 टू दी पावर -1 उधर जाके प्लस हो जाएगी, तो हो जाएगा 10 टू दी पावर 4 + 1, और एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी 10 टू दी पावर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन हम जब भी परफॉर्म करें तो वी हैव टू मेक अवर कैलकुलेशन मच मोर कन्वीनियंट फॉर अस। जितना हमारे लिए आसान से आसान हो जाए उतनी ज़्यादा इजी रखने की हम कोशिश करेंगे। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई। अब हम फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है, m में m की वैल्यू ये रही, a की वैल्यू वो रही। F इक्वल टू रख दो, m इक्वल टू कितना आया था हमारा 10 टू द पावर -2 इंटू a की वैल्यू थी 10 टू द पावर 5। F इक्वल टू, अब हम जानते हैं बेस सेम होती है, पावर ऐड हो जाती है, तो 5 - 2 F इक्वल टू हो गया बेटे 10 टू द पावर 3 न्यूटन, यानी 1000 न्यूटन उस पर फोर्स लगेगी। फोर्स की वैल्यू निकल गई। अच्छा, एक पार्ट और रह गया, हमें टाइम भी निकालना है कि कितनी देर बाद वो जाके रेस्ट पे आई। और टाइम निकालने का सबसे आसान तरीका है, जरा यहाँ देख लो क्या क्या हमें गिवन है, उसी के हिसाब से हमें आइडिया लग जाएगा कि टाइम कैसे निकलेगा। u v a की वैल्यू भी निकल गई हमारी, है ना, 10 टू दी पावर -5, और t v u a t को मिला के कौन सी इक्वेशन बनेगी भाई? t की वैल्यू निकालनी है तो t तो हमारे पास होना ही चाहिए। अब हम यहाँ पे चाहें तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से t की वैल्यू निकाल सकते हैं, और हम चाहें तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी से t की वैल्यू निकाल सकते हैं। दोनों में से ज़्यादा कन्वीनियंट कौन सा रहेगा, आसान कौन सा रहेगा? तो हम जानते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे तो उसमें t का स्क्वायर आ रहा है, और t निकालने के लिए फिर अंडर रूट करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए सिंपली वाला लगा दो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहीं पर लगा देते हैं। ओके, तो v इक्वल टू u प्लस ए टी। अब u की वैल्यू मैंने कितनी मान रखी है, 103 की बजाय 100, प्लस a की वैल्यू कितनी आई थी बेटे -10 टू द पावर 5 इंटू टी इक्वल टू v की वैल्यू कितनी 0, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई थी हमारी। अभी हो जाएगा बेटे 100 प्लस माइनस 10 टू द पावर 5t इक्वल टू 0, इसे उधर ले जाओ तो माइनस के 10 टू द पावर 5t इक्वल टू -100, माइनस से माइनस कैंसिल, और t इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 2। 100 को हम क्या बोल सकते हैं, 10 टू द पावर 2, और अपॉन में चला जाएगा 10 टू द पावर 5। कितना आंसर आएगा, ये 2 है प्लस का, और जब ये 5 नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो +2 और -5 कितने बचे, 10 टू द पावर -3 सेकेंड। दैट्स द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। क्लियर है? इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी बच्चे, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 2 पे, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोल रहा है ये? ड्राइव द यूनिट ऑफ फोर्स यूजिंग द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, फोर्स की यूनिट ड्राइव करनी है। अगला, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन मास m1 एंड 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन मास m2। एक ही फोर्स लग रही है कितनी, 5 न्यूटन की, m1 मास पे वो एक्सेलरेशन देती है आपको 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड m2 मास पे वो एक्सेलरेशन देती है आपको 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेम फोर्स है लेकिन दो अलग अलग एक्सेलरेशन है, एक में कम एक में ज़्यादा। पहले तो मुझे ये बताओ ज़्यादा मास कौन सा है, सोच के जवाब दो। कौन ज़्यादा तेज चल रहा है? सेम फोर्स पे किसने एकदम से तेज चलना स्टार्ट कर दिया, क्या धीरे धीरे चल रहा है? तो हम जानते हैं जिसकी ज़्यादा एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा तेज चल रहा है, इसका मतलब वो ज़्यादा हल्का है। पॉइंट समझ में आ रहा है? सेम फोर्स पे एक चीज़ बहुत तेज चल रही है और एक चीज़ थोड़ी स्लो चल रही है, तो इसका मतलब है जो स्लो चल रही है उसका वजन ज़्यादा है और जो तेज चल रही है उसका वजन कम है। पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? चलिए, तो इतना तो आइडिया लग जाना चाहिए क्वेश्चन से। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट एक्सेलरेशन वुड द सेम फोर्स प्रोवाइडेड, मतलब सेम ही फोर्स लगानी है इस बार भी, लेकिन एक्सेलरेशन कितनी होगी इफ बोथ मास वर टाइड टुगेदर, अगर दोनों मास को एक साथ बांधे। तो जरा करना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहला कह रहा है ड्राइव द यूनिट ऑफ फोर्स यूजिंग द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करके फोर्स की यूनिट ड्राइव करनी है। हम जानते हैं बेटे F इक्वल टू होता है m में, अब यूनिट निकालनी है तो यहां दोनों तरफ लिख दो यूनिट ऑफ F इक्वल टू यूनिट ऑफ m इंटू यूनिट ऑफ A। ओके, तो यूनिट ऑफ F तो कैलकुलेट करनी है, तो यहां पे लिख दो यूनिट ऑफ F इक्वल टू यूनिट ऑफ मास कितनी होती है kg, और यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हम जानते हैं फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, इक्वल टू क्या बना kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पेपर में भी कई बार मल्टीपल चॉइस में पूछ लेते हैं कि बताओ न्यूटन किसके इक्वल है, तो जवाब है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो समझ में आ गया होगा कि फोर्स की फॉर्मूले से हम कैसे उसकी यूनिट को ड्राइव कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया, इसे नोट कीजिए, फिर न्यूमेरिकल पे चलते हैं। हाँ जी बेटे, तो जरा यहाँ देख लीजिए, मैंने आपका गिवन लिख दिया है।
m1 मास के लिए फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, m2 मास के लिए भी फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन। एक्सेलरेशन कितनी है m1 मास की 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वहीं m2 मास की एक्सेलरेशन कितनी है 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो कह रहा है कि अगर हम दोनों मास को टाइड आउट कर दें और फोर्स सेम लगाएं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी। ओके, एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले तो यहां देखते हैं, हम जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है बेटे ma, तो F1 इक्वल टू हो जाएगा m1 a1। यहां से मैं m1 की वैल्यू निकाल सकता हूं, कितनी आएगी F1 अपॉन a1। F1 की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन a1 की वैल्यू कितनी है बेटे 8, तो m1 की सिंपली वैल्यू निकल के आ गई 5/8। वहीं यहां इसी तरीके से निकालनी है हमें m2 की वैल्यू। m2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, m1 का क्या बना था F1 अपॉन a1, तो m2 का क्या बनेगा F2 अपॉन a2। F2 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटे 5 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 24। यहाँ पे m2 की वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या करना है, तो जवाब है एक्सेलरेशन यहाँ निकालना है, और इस बार मास कितना दे रखा है m1 प्लस m2, तो यानी m1 और m2 को हमें ऐड करना होगा। तो m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी आई है, तो m1 की वैल्यू है बेटे 5/8, तो 5/8 प्लस 5/24। इसको करने के दो तरीके हैं, पहला तो एलसीएम लो सॉल्व करो तब ऐसे हो जाएगा, या डिनोमिनेटर को सेम कर दो। डिनोमिनेटर को सेम कैसे करोगे, तो जवाब है यहाँ 8 लिखा है, अगर मैं इसकी 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो नीचे 24 हो जाएगा, तो हमें ऐड सिंपली कर सकते हैं, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं। अगर मैं इसकी 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, मतलब 3 से इसकी भी मल्टीप्लाई और 3 से इसकी भी मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 3 5 जा 15 और ये हो जाएगा 3 8 जा 24। ट्रिक समझो। अब हम जानते हैं दोनों का कॉमन एलसीएम आएगा 24, ऊपर हो जाएगा 15 प्लस 5, आंसर डायरेक्टली कितना आ जाएगा 20। तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना एलसीएम लेने की जरूरत पड़ी, ना मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी, बस दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन कर दो जितने भी टर्म है और उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए m1 प्लस m2 की वैल्यू निकल गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। हम जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है बेटे ma, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा F अपॉन m। F की वैल्यू कितनी है सेम 5 न्यूटन, अपॉन m की वैल्यू कितनी आई, m इक्वल टू था m1 प्लस m2 की वैल्यू आई 20/24, तो नीचे लिख दिया 20/24। अब नीचे का 24 ऊपर चला जाएगा, यहाँ कर देते हैं, तो a इक्वल टू 5 अपॉन 20 और नीचे का 24 ऊपर चला गया तो इंटू 24। ओके, हम जानते हैं क्या होने वाला है 5 4 जा 20 और 4 छंग 24, यानी कि a इक्वल टू हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट्स द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। इजी था, ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी बेटे, तो क्वेश्चन नंबर 2 से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। अगला राइट इट्स ऐसा यूनिट, मोमेंटम की ऐसा यूनिट क्या होती है मास इंटू वेलोसिटी। मास की होती है केजी, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम की ऐसा यूनिट क्या बनी बेटे केजी मीटर पर सेकेंड। आगे इंटरप्रेट फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। और अभी लिखा था हमने थोड़ी देर पहले कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स, तो वो भी इंटरप्रेट कर लिया। रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग ग्राफिकली, अब ग्राफ में हमें ये प्रेजेंट करना है कैसे कि मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी व्हेन मास इज फिक्स्ड, एक बार मास को कांस्टेंट कर दिया, और मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ ड्रॉ करना है। और दूसरा मोमेंटम वर्सेस मास व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और इस बार वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया और मोमेंटम वर्सेस मास का ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ध्यान दीजिए, मोमेंटम की डेफिनेशन और यूनिट अभी समझाइए, तो एक बार खुद से ट्राई कीजिए उसको लिखने का। वहीं सेम मोमेंटम और फोर्स के बीच में रिलेशन भी स्टैब्लिश हम अभी कर चुके हैं, जो कि आपको दोबारा से रिपीट करना है, तो आप वही क्वेश्चन को यहां पर भी उतार सकते हैं। ठीक, अब बात रही ग्राफ की, तो ग्राफ वाले क्वेश्चन पे जरा हम फोकस कर लेते हैं। जरा ध्यान दीजिए, हम जानते हैं बेटे P इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब एक छोटी सी बात ध्यान रखिए, अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, तो दुनिया में कभी भी अगर दो चीजें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, चाहे वो इस तरीके से लिखी है और चाहे वो इस तरीके से लिखी है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि x और y कहां लिखे हैं, ग्राफ हमेशा सीधी लाइन बनेगी, कोई दिक्कत आएगी नहीं, हमेशा ध्यान रखिए। ठीक, अब यहां पे एक केस में बोल रहा है कि चलो मास को कांस्टेंट कर दो। ठीक है, हम मास को कांस्टेंट कर देते हैं, और जिस चीज को कांस्टेंट कर देते हैं उसको प्रोपोर्शनलिटी में एब्जॉर्ब कर सकते हैं ना। तो जब मास कांस्टेंट हो गया पार्ट फर्स्ट, तो मैं लिख सकता हूं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और जब P V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैंने बताया था ना, अगर दो चीजें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो यहां लिखो P, यहां लिखो V, या यहां लिखो P, यहां लिखो V, बीच में सीधी लाइन खींच दो, आंसर। दैट्स इट। अगर दूसरे पार्ट की बात करूं, सेकंड पार्ट में उसने बोला इस बार वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दो। ठीक है, हम फॉर्मूला फिर से जानते हैं, P इक्वल टू mv, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया m। अगर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं एक तरफ P लिखो, एक तरफ m लिखो और ग्राफ ड्रॉ कर दो, क्योंकि हम जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। आई थिंक पॉइंट समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर वही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता तो कैसे करते, तो बेटे अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो फिर एक्सिस का ध्यान रखना पड़ेगा।
ठीक, अगर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ग्राफ जाएगा इस तरीके से। वैसे अभी नीड नहीं पड़ी, अभी तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो दोनों काम एक ही कंसेप्ट से होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले से। तो आई थिंक क्लियर है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी बेटे, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के तीनों क्वेश्चन हमारी समझ में आ गए होंगे, आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई कॉन्सेप्ट में डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई भी डाउट आपको एक्सपीरियंस हो रहा है या कोई कन्फ्यूजन आपको है तो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। राइट नाउ आई नो कि वीडियो थोड़ी डिले हो रही है बिकॉज एग्ज़ाम अभी खत्म हुए हैं, तो बच्चे इतनी जल्दी इंटरेक्ट नहीं करते थ्रू द चैनल, और एकदम से वो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर इस तरीके से मूव नहीं करते हैं। दैट्स वाई आई एम ए लिटिल बिट स्लो, और थोड़े एग्ज़ाम चेकिंग में भी हमारी ड्यूटीज़ लगी रहती हैं, इस वजह से थोड़े स्लो हो जाते हैं। तो आई होप आप कंडीशंस और सिचुएशंस को समझ रहे होंगे और हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। अगर कोई भी डाउट, कोई भी आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, किसी भी चीज़ में आपको कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। यू आर मोस्ट वेलकम इन द कमेंट सेक्शन ऑलवेज, एंड बी कनेक्टेड फॉर द चैनल। नेक्स्ट वीडियो तो चैप्टर चल रहा है हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, एक कंप्लीट वन शॉट वीडियो वी विल गोइंग टू ड्राइव फॉर यू, एंड दैट वन शॉट वीडियो विल मेक श्योर कि 100+ न्यूमेरिकल उसके अंदर हों और सारे के सारे कंसेप्ट के सारे डिटेलिंग और अच्छे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर पाएँ, कोई दिक्कत परेशानी ना आए आपको। अब हम जानते ही हैं, एज पर द ट्रेडिशन गोइंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू मेक ए वन शॉट लेक्चर 2 ढाई 3 घंटे का होगा, जो मेक श्योर करेगा कि 100+ न्यूमेरिकल्स, सारे कंसेप्ट और सारे नोट्स के साथ में आपका ये चैप्टर अच्छी तरीके से फिनिश हो, जिसके अंदर हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और भी अलग अलग बुक्स हैं, खुद के बनाए हुए न्यूमेरिकल्स भी रहते हैं, सब इंक्लूड करें। न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस हम बोल सकते हैं, उसकी एक पूरी डॉक्यूमेंट्री टाइप आपके पास रहेगी, जिसके थ्रू आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टे कनेक्टेड विद द चैनल, तब तक के लिए हैव ए गुड डे।